नमस्कार दर्शकों, हमारे खास सेगमेंट आपके डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हिमेंदु कुमार सिंह, जो रिहैब टच रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे बच्चों में हो रही समस्याओं के बारे में, जैसे ऑटिज्म, सीपी, फेस पाल्सी, इन सब विषयों पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे उन विषयों पे जिससे दर्द की समस्याएं बढ़ रही हैं और फिजियोथेरेपी में इसका कैसा इलाज है, कैसे इलाज किया जा सकता है। जैसे सर्वाइकल हो गए, स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, इन सब समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, इन समस्याओं से कैसे अपने आप को दूर रखा जा सकता है, इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ और मिलते हैं, सर से बात करते हैं, इस विषय के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास सेगमेंट आपके डॉक्टर में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रिहैब टच की स्थापना कब हुई और क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, रिहैब टच जो है, हम लोग इसकी न्यू हमने 2017 ईस्वी में रखी थी जी। और उस समय हम लोग बच्चों के लिए पहले हमने एक सेंटर शुरुआत किया था यहाँ पे पटना में, बोरिंग रोड में जी। और उस जगह पे हम लोग पहले सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को हम लोग इलाज किया करते थे जी। फिर धीरे धीरे कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल और भी प्रॉब्लम, जैसे आपके ऑटिज्म के बच्चे, डाउन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, उनके बच्चे भी हमारे पास आने लगे कि भाई हमें भी इन चीज़ों की जानकारी, इनके इलाज के लिए हमें आपसे दिखवाना है। जी जी। तो वैसे धीरे धीरे करके हमने उस सेगमेंट को इस्टेब्लिश किया और वहाँ पे हमने सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म के लिए एक सेंटर इस्टेब्लिश करके उस समय हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, जब हमने इसका एक नाम रखा था नई उम्मीद। अच्छा, नई उम्मीद। हाँ जी। तो नई उम्मीद में सिर्फ हमने एक उम्मीद जगाई कि भाई ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जिनके पेरेंट्स, उनको बोला जाता था कि बिहार में किसी तरह का सुविधा नहीं है, इनको बाहर ले जाओ, इनको निमहांस ले जाएंगे तभी, या एम्स दिल्ली ले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे काफ़ी बड़े बड़े जगहों पे ले जाने में एक तो वहाँ भीड़ काफ़ी होती थी। कोई भी बच्चे अगर वहाँ जाते थे तो फिर उनके साथ उनके पेरेंट को वहाँ जाना पड़ता था। क्वालिटी केयर के हिसाब से अगर हमें क्वालिटी केयर को अगर कहीं भी कराना है इलाज वहाँ पे रह के, तो धीरे धीरे हमें उनको ऐसा लगता था कि हमें नौकरी छोड़ देना है तभी वहाँ जाना है, क्योंकि अर्निंग बहुत ज़रूरी है। जी जी। और क्वालिटी का कंसर्न भी था कि भाई अगर बिहार में तो कोई ऐसा सेंटर है नहीं तो हम उधर ही जाके कराएं। जब हमने इस चीज़ को पूरा ऑब्जर्व किया, सब लोगों को लगा कि अब ऐसे चीज़ों के लिए हमें भी कुछ बिहार में ज़रूरत होना चाहिए, करना चाहिए, तो फिर हमने ये चलाना और शुरुआत किया और इसके बाद हमने सर्विसेज शुरू की। टचवुड आज के डेट में हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उस समय जो हमारी शुरुआत हुई थी, उस समय हमने मुश्किल से 10-12 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे इन सर्विसेज के लिए। आज के डेट में हमसे मोर देन 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और रोज़ थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और कम से कम हमने मोर देन 200 से ज़्यादा बच्चों को पहले इसमें हमने अपने नॉर्मल सोशल लाइफ, सोशल स्किल में उनको सिखा के और नॉर्मल स्कूल जाए और अपने जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अपने काम को, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन को एक लेवल तक अचीव कर पाएँ, वहाँ तक हमने उनको डिस्चार्ज मोड में भी किया है। तो ये हमारा एक एजेंडा रहा है हमेशा कि जो बच्चे हैं जिनका सोशल स्किल पुअर रहता है, डिपेंडेंसी रहती है उनको अपने पेरेंट पे, तो उन बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बना दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दें। देखिए, ये है कि हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि हम सभी चीज़ों को पूर्णतः ठीक कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें ठीक होने लायक होती है उसमें हम लोग 100% एफर्ट लगाते हैं और लेकिन वहाँ तक जाके ज़रूर हम लोग लेके चले जाते हैं जहाँ से बच्चों को अपने पूरी ज़िंदगी जीने में किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। हमारा मेन उद्देश्य यही होता है हमारे थेरेपी का। और जो बच्चे लगभग 99.9% भी 100% में नहीं बोल सकता, 99.9% बच्चे भी इम्प्रूव होते हैं, कुछ 90% भी इम्प्रूव होके जाते हैं, कुछ 95%, मतलब एक परसेंटेज में अगर हम बात करें तो हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं उनको हम एक नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल लाइफ स्टाइल, दिनचर्या को अपना फॉलो कर सके, हम चीज़ों को कर सके,
ये हमने वो कोशिश करके वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। वहाँ जैसे रिहैब टच में क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं? रिहैब टच में सर हम लोगों ने बच्चों के लिए एक यूनिट बना रखा है जिसको पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन केयर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों के यूनिट में हमने वहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं और ऑटिज्म के भी बच्चे हैं वहाँ पे। तो सबके लिए अलग अलग हमने व्यवस्था कर रखा है। सेरेब्रल पाल्सी के लिए बिल्कुल, और सब क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनका कम से कम एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स का है। और हम लोग जो सीनियर लेवल पे लोग हम लोग जो जुड़े हुए हैं, हम लोग जो इस चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स का है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो हमने वहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म, उसके साथ एडल्ट अगर सेगमेंट हम देखते हैं तो उसमें हमारे साथ लगभग न्यूरो रिहेबिलिटेशन है ना, जिससे लकवा हो गया है ना, पर हाँ लकवा जिसको आप बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं हम लोग, या फिर स्पाइन में चोट लग जाती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे चीज़ों के लिए हमने न्यूरो रिहेबिलिटेशन यूनिट का यहाँ पे हमने बनाया है, सेगमेंट है। और उसके साथ साथ हमारे पेन क्लिनिक हमारी एक है, उसमें पेन मैनेजमेंट के लिए दर्द, जितने तरह के दर्द हो, क्रोनिक पेन, क्रोनिक से क्रोनिक पेन, जिसका कि बस मैंने लोग निराश हो जाते हैं कि अब इस दर्द का क्या करें, तो हमारे ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा। तो वैसे चीज़ों के लिए भी हमने यहाँ पे एडवांस मोडालिटी, जैसे शॉकवेव थेरेपी, लेजर है ना, जैसे हमारा कॉम्बिनेशन थेरेपी, ये सब अमेरिका की मशीनें हैं जो विदेश से हम लोगों ने मंगवाया है, स्पेशली इन दर्द के इलाज के लिए, जो सुपर स्पेशलाइजेशन रिहेबिलिटेशन सेंटर में होते हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो ये सब उस कैटेगरी के मशीनें हैं। हमारे साथ हार्नेस मशीन है, हार्नेस विथ ट्रेडमिल सिस्टम, जिसमें हम पेशेंट को अगर कोई न्यूरो रिहेबिलिटेशन या चलने की दिक्कत है तो उस पर हम इतना स्लो स्पीड, जिससे आप वॉक करते हैं वैसे हम ट्रेडमिल पे रख के और उसको हैंग करा देते हैं थ्रू मोटराइज सिस्टम, जिसको हार्नेस सिस्टम बोलते हैं। उसके थ्रू हम लोग धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग देके उसको चलना सिखा के और नॉर्मल चलने की प्रक्रिया में डाल के चलवा से देते हैं, है ना। तो जो बेड रिडन है उनको चलवा देना, ये हमारे लिए मतलब एक सेटिस्फैक्शन होता है कि चलिए हमने अपना एक बड़ा काम किया, जो सोसाइटी में इनको हमने डिलीवर किया कि ये काम भाई जो चल नहीं सकता था आज वो अपने रेगुलर लाइफ में आ गया। तो यही हमारी सेटिस्फैक्शन है और हमारा यही लक्ष्य भी होता है कि हम चीज़ों को ऐसे अचीव करें। तो ये हमारा, उसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स में जितनी समस्याएं होती हैं, है ना, खुद मैं भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ और बीसीसीआई से हमारा जितना भी टूर्नामेंट्स वगैरह जो बीसीए के होते हैं, जो सीनियर लेवल की टीम है जिसको रणजी ट्रॉफी हम लोग बोलते हैं, उस टीम के साथ भी मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। तो वैसे उन चीज़ों के लिए भी हम पूरी तरह से सुपर स्पेशलाइज्ड हैं, जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी, जैसे वो स्पोर्ट्स इंजरी भी बड़ा एक यूनिक सेगमेंट है। ये यंग एज के पॉपुलेशन में होता है और ये ऐसा है कि अगर आपकी इंजरी, जो बच्चा बड़ा मतलब अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, वो बड़ा अच्छा गेंदबाज बन सकता है इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने लायक कैपेबिलिटी हो, लेकिन होता क्या है कि अगर हम उनको सही गाइडलाइन और अगर कोई इंजरी अगर उसको हुई तो टाइम से ट्रीट नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वो बेचारा अपना कैरियर को दांव पे लगा के क्रिकेट खेलता रहता है और एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसके बाद वो खेलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है और वो उसका क्रिकेट कैरियर एक तरह से समझिए समाप्त हो जाता है। तो जैसे इंजरी होती है हम लोग उसको तुरंत, अगर हमारे पास वो लोग आ जाते हैं बच्चे, तो हम उनको देन एंड देयर स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनका पेन कम हो जाए, उसका मसल का जो इम्बैलेंस होता है ना, कुछ मसल मजबूती उसकी कमज़ोर हो जाती है, कुछ मसल जो होती है ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो ये मसल इम्बैलेंस को हम लोग करेक्ट करते हैं। लोकल किसी तरह का जो दर्द हो रहा है उस दर्द को कम करने के लिए हम लोग मशीन से, जो भी हमारे पास जितने भी एडवांस मोडालिटी है उसका यूज करते हैं। हमारे पास एक थेराबैंड स्टेशन है। वो थेराबैंड स्टेशन क्या होता है कि आपके शरीर के सभी अंगों का कसरत हम लोग उस एक जगह पे खड़े करा के आपको, और एक बॉल के सहारे और एक या तो आपको बैठा के या उस पर खड़े करा के उसके स्टैंड पे हम करा देते हैं। तो उसमें जितने तरह की बॉडी में जो वीकनेस है बॉडी के जो मसल्स में, हर मसल्स की एक एक मसल्स की एक्सरसाइज उसमें करा के हम लोग उसको ट्रेन करते हैं।
सबसे ज़्यादा जरूरी जानना ये है कि दर्द होता क्या है। जी। दर्द का अगर हम लोग को लगता है कि हाथों में दर्द आ रही है, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कोहनी में दर्द है, है ना, उसको बोलते हैं। और अगर उसको बार बार अगर किसी कंसल्टेशन अगर हम कराते हैं तो उसका डायग्नोसिस बनता है कि ये एल्बो में इसको टेनिस एल्बो हो गया, ठीक है। तो टेनिस एल्बो जरूरी नहीं है कि लोकल जो मांसपेशी है ना, जो मांसपेशी में किसी तरह का इन्फ्लामेशन की वजह से या रप्चर होने की वजह से टेंडन में, है ना, उसके वजह से हुआ हो, वो आपके गर्दन के नस दबने से भी होगा, जो कि लगेगा गर्दन तो मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ हम उसका इलाज भी करवा रहे हैं, ठीक हो रहा है, 4 दिन बाद फिर हो जा रहा है, फिर हम परेशान हो रहे हैं कि बार बार हो रहा है। लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल वो लोकल लेवल पे। तो हमको इसमें पूरी तरह से इसका असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी, हाँ, कि कोई असेस करना कि भाई ये प्रॉब्लम लोकल है या कहीं से सेंट्रल है ना। तो सेंट्रल है, लोकल है, तो इसका कोई रिलेशन, रूट कॉज जो है सर्वाइकल स्पाइन तो नहीं है। जी जी जी। तो हम लोग सर्वाइकल स्पाइन को भी असेस करते हैं, उसका भी इलाज शुरू करते हैं, तब पता चलता है हम इसका इलाज नहीं भी किए तो धीरे धीरे करके चला गया, तो गर्दन की दर्द थी। तो ये स्पेशलाइजेशन है कि इसमें हम लोग की किस जगह पे कौन सा ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना है। हमारे यहाँ आज के डेट में इतना बिजी लाइफ स्टाइल है, इसमें हम आए दिन देखते हैं घुटने का दर्द माने आम समस्या हो गया है, और हम लोग तब तक फिजियोथेरापिस्ट के पास या डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक कि हमारा दर्द से हम लोग चलना फिरना बंद ना हो जाए। तो ये महिलाओं में ज़्यादा है, क्योंकि एक 40 इयर्स के अबव, जैसे ही 45 इयर्स के अबव महिलाओं में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो दर्द का जो भी प्रॉब्लम, जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो गए, कमर दर्द का प्रॉब्लम हो गया, है ना, सर्वाइकल स्पाइन का जो दर्द हो गया। उसके अलावा ज़्यादातर महिलाओं में होता है कि हम बहुत देर तक, जैसे अगर खाना बना रहे हैं तो गर्दन को नीचे करके या फिर खड़ा होकर कुकिंग कराना, उस समय हम लोग देखते हैं कि उनको गर्दन ज़्यादा मतलब एक डायरेक्शन में एक ही तरह झुका रहना है, हाँ, तो उससे वो प्रेशर पड़ता है। तो उसके वजह से आप जानते हैं डिस्क पे प्रेशर पड़ना, उसके बाद मसल्स का भी, उसके बाद फिर दर्द शुरू होना। देखिए दर्द जो होता है, दर्द होने के बाद क्या होता है कि मसल अपने आप को बचाने के लिए सिकोड़ता है, जिसको स्पाज्म बोलते हैं। तो पेन, स्पाज्म, तो जैसे मसल सिकोड़ेगा तो मतलब अपने आप को काम करना बंद करना चाहता है, रिलैक्स जोन में जाना चाहता है। तो हम उसका फिर क्या करते हैं कि हिलाते हैं तो दर्द फिर होता है, तो हम उसका यूज करना बंद कर देते हैं। तो यही पेन, स्पाज्म और मसल एट्रोफी, मतलब मसल का वीकनेस है ना, ये साइकिल चलती रहती है। दर्द हुआ, दर्द की वजह से स्पाज्म हुआ, स्पाज्म की वजह से मसल वीकनेस शुरू हो गया, क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते हैं, है ना। डिजीज एट्रोफी भी बाद में धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो जब तक हम इस साइकिल को नहीं तोड़ेंगे, पेन खत्म होगा, स्पाज्म खत्म होगा, स्पाज्म खत्म होगा, अगर वीकनेस हो गया तो हम उसके फिर से स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, उसकी मजबूत करने के लिए कसरत कराएंगे। अगर वो मजबूती के बाद उसके साथ साथ कुछ मसल अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, कि अगर कोई मसल कमजोर हो गया तो उसको लगता है कि अरे भाई कमजोर है, तो इसको बचाव के लिए दूसरी मसल क्या करती है, अपने आप को सिकोड़ लेती है। तो उसको बोलते हैं कि मसल का सिकुड़ जाना, है ना। तो वैसी मसल अगर शॉर्टनिंग हो जाती है मसल की, तो उस समय हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको स्ट्रेचिंग करते हैं। अभी बहुत सारी टेक्निक्स है, मसल एनर्जी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेचिंग में, बहुत सारी टेक्निक्स है उससे रिलेटेड। इवन आपको माई फेशियल मैनिपुलेशन जो हम लोग बोलते हैं। देखिए हम किसी चीज़ को यहाँ ये डिस्कस करके नहीं कर सकते कौन अच्छा है और कौन खराब है, लेकिन इतना जरूर मैं बता रहा हूँ कि जो पद्धति जिसका साइंटिफिक एविडेंस है, उसमें हम लोग मानते हैं कि मैनिपुलेशन एंड मैनुअल थेरेपी है, ठीक है। और उसमें हम लोग को जितनी भी जो एडवांस चीज़ें जो हम लोग अभी इस जगह पे कर सकते हैं, और इंडिया अब्रॉड जहाँ भी जाएं वहाँ पे ठीक से जो यूज़ हो रहा है और जिससे फ़ायदा मिल रहा है, वो सब हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे हम लोग मसल एनर्जी टेक्निक यूज करते हैं, माई फेशियल रिलीज टेक्निक यूज करते हैं, जनरल जो प्रोटोकॉल होता है स्ट्रेंथनिंग कराना, मसल्स की स्ट्रेचिंग जो के टेक्निक्स होना, फोम प्रोग्राम उनको बताना,
जो बेहतर से बेहतर मशीन, जिससे कि उसका लोकल पेन अगर है तो उसको कम करने के लिए शॉक वेव का यूज करना, लेजर थेरेपी का यूज करना, कॉम्बिनेशन थेरेपी का लगाना, डिकम्प्रेशन सिस्टम को यूज करना, है ना। ये सब चीज़ें, अब जैसे डिकम्प्रेशन सिस्टम जो हमारे पास लगा हुआ है, मतलब ऐसा मशीन है जो गर्दन का दर्द और कमर का दर्द, जो कि डिस्क के जिसको बोलते हैं हम लोग दबने से होता है, नसों पे जो प्रेशर शुरू हो जाता है ना, उस मशीन की सहायता से और हमारा अपना मैनिपुलेशन टेक्निक की सहायता से ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग आप सोच भी नहीं सकते हैं जितनी अच्छे से हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऐसा लगेगा कि अब तो हमारा सर्जरी ही उपाय है। उन चीज़ों को भी हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया है कि बहुत सारे लोगों को सर्जरी नहीं कराना पड़ा, ठीक हो गया, और वो ठीक हो गए। हर जगह सर्जरी हम नहीं कहते कि हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे चीज़ें में जहाँ की पॉसिबिलिटीज़ है, हम लोग उसको रोक सकते हैं कि सर्जरी में नहीं जाएं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ही डिकम्प्रेशन जो हम लोग थेरेपी का हमने अभी ध्यान रखा है, और वहाँ पे क्वालिटी में हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। इसमें हर तरह की चीज़ें, जो हाइजीन, क्वालिटी केयर ऑफ ट्रीटमेंट, जो विदेश की तकनीक, हमारा असेसमेंट टूल, रीअसेसमेंट टूल, जिसमें हम हर ग्रेडिंग करते हैं कि आप कल कैसा था और आज कैसा है। इसके लिए डिफरेंट क्वेश्चनायर्स, उसके लिए डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि ये पहले से कितना इम्प्रूवमेंट था और आज कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये सब चीज़ें ना हम लोग इसको बिल्कुल, ये ढांचा हमने, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बाहर इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, जो यूएसए में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम उनसे थोड़ा इनपुट लेते हैं कि भाई आप लोग जो कर रहे हो वो अलग क्या है और हम लोग क्या अलग करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग वहाँ प्रोसेस से काम करते हैं, और यहाँ चीज़ें जो है ना, हम कहीं गए और हम कुछ इलाज करा लिए, वो ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हो गया। तो ये चीज़ों पे हम लोग यहाँ काम नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग करते हैं कि जो ठीक नहीं हुआ वो क्यों नहीं ठीक हुआ। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस डेवलप किया है कि जिसमें इस प्रोसेस के थ्रू हर पेशेंट जाएगा, और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ताकि आगे हम लोग फिर कोई रिसर्च आर्टिकल, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी तरह का और सुपर स्पेशलाइज्ड जो थेरेपिस्ट एक्सपर्ट हैं जो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, उनसे एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनके थ्रू हम लोग बातचीत, हमारा अपना एक सिस्टम बना रखा है। तो उन्होंने बोला कि ये टेक्निक्स अगर आप अपनाएंगे तो ये आपके पेशेंट के लिए बड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत कम जगह पे होती है और बिहार में तो शायद रिहेबिलिटेशन फील्ड में बहुत इसकी कमी है। तो वो टूल्स हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है, और उनसे हम बराबर उस सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करके उस टूल के थ्रू हम लोग हर चीज़ को एक प्रोसेस से चलते हैं, और जिसमें आगे आने वाले दिनों में कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके साथ साथ अगर कोई चीज़ नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो उसके लिए और क्या करना चाहिए, ये हम लोग उसको धीरे धीरे करके मतलब उन चीज़ों को करते जाते हैं। और इम्प्रूवमेंट तो मिलना है, अगर आप अच्छा काम करेंगे और तरीके से करेंगे तो हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा रोग नहीं है जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। एक तरीका से होना चाहिए, उसमें हर लोगों का एक बराबर सहयोग होता है। हम रिहेबिलिटेशन से हमारा भी एक अपना दायरा है, हम उस दायरे में रह के काम करते हैं। और जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो सुपर स्पेशलाइज, जैसे ऑर्थोपेडिक्स हो गए, पीडियाट्रिशियन हो गए, न्यूरोलॉजी टेस्ट के लिए हो गया, तो उसके अलावा हमारे जो इनके टच हो गया, ये 5 सेंसेस तो हम लोग देखते हैं। उसके अलावा 2 सेंसेस और हैं, ठीक है, जो इंट्रोसेप्टर्स होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन का के लिए। जो प्रोप्रियोसेप्शन में जॉइंट के अंदर कुछ मतलब आप समझिए कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे रिसेप्टर्स जिनको बोल सकते हैं हम, कि ऐसा एक ऑर्गन है अंदर जो कि संदेश को ब्रेन तक पहुंचाता है ना। तो उस रिसेप्टर्स का भी बहुत यूज है। जैसे उसमें अगर हम प्रोप्रियोसेप्शन का अगर कोई इशू होगा तो हमको बैलेंस का, कोऑर्डिनेशन का, हाथ पैर का कमजोरी का, ये समस्याएं दिखेंगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग को बैलेंस के लिए कान के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जिसके थ्रू बैलेंस बच्चों का होता है ना। और बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इन चीज़ों के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो भी एक तरह का हमारा सेंस ऑर्गन है। तो इन और जितने भी जैसे
इंटरनल ऑर्गन के रिसेप्टर्स हैं। जैसे हमको भूख क्यों लगती है, जब हमको भूख लगती है तो हमको लगता है ना पेट में भाई कुछ ऐसा दर्द शुरू हो गया या फिर हमको ऐसा चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं से वो सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके फिर आपको डिमांड रखता है और आप उसको समझते हैं और उस चीज़ों को कर लेते हैं कि हमको खाना खाना है, पानी पीना है। तो ये सब सेंसेस ना रेगुलेट होती हैं, और इन बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि ये सेंसेस इसमें फाइन ट्यूनिंग में नहीं होती है। कोई सेंसेस हाइपर होते हैं तो कोई हाइपो होते हैं, कोई बहुत ज्यादा होता है, मतलब हम इनको फाइन ट्यून नहीं रहता है। और ये ब्रेन के अंदर ये क्यों होता है, इसका बहुत सारा काउजेस अभी दिया जा रहा है, बट किसी भी चीज पे अगर ऐसा होता तो ऑटिज्म की दवाई भी बन जाती, जो अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभी इसका मेन इलाज है कि हम लोग उस सेंसेस को फाइन ट्यून करें। इसके लिए एक स्पेसिफिक असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें कि सेंसरी प्रोफाइल हम लोग बोलते हैं, सेंसरी प्रोफाइल मेजर टूल हमारे पास है, जिसके थ्रू हम लोग उन बच्चों का ये सब सेंसेस का असेसमेंट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको एक्टिविटीज प्लान करते हैं और धीरे धीरे करके उनको एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से भी क्या? देखिए सर, ये है जेनेटिक प्रॉब्लम्स, तो इसमें बहुत सारे जीन्स इसके लिए हैं, ठीक है, तो वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट हार्मोनल चीज़ों पे गट के कुछ बैक्टीरिया हैं, उनके लिए भी ये भी इन चीज़ों के लिए कुछ हद तक बहुत सारा गट फ्लोरा भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक इश्यूज हैं, आपका लाइफ स्टाइल, सोशल इन्वायरमेंट है, तो काफ़ी चीज़ें मिल के ये एक्चुअली में ब्रेन के अंदर जितने भी ये हैं कनेक्शंस हैं, वो एक्चुअली में ब्रेन के कनेक्शंस मतलब माइक्रो सेलुलर लेवल पे प्रॉब्लम होती है, जो कि एमआरआई या किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं दिखती। इसलिए इसके लिए ना सब चीज़ मतलब सब्जेक्टिव टूल्स ज़्यादा हैं, जिससे हम लोग इन बच्चों का असेस करते हैं। तो अभी तक तो इसका इलाज अभी मतलब फिलहाल तो किया जा रहा है आपके यहाँ, जैसे कोई आता है ऑटिज्म का कोई मरीज आता है जी, तो कितना हद तक वो क्योर होता है? देखिए, उसका हम लोग सिवियरिटी जो होती है, जैसे उसके सिवियरिटी निकालने के लिए हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टीम है। वो पहले ये सिवियरिटी निकालते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस लेवल के ऑटिज्म पे। अगर वो बच्चा अर्ली डिटेक्ट हम लोग कर लेते हैं, क्या होता है कि पेरेंट्स को शुरू में उनको ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, बट वो मतलब एक तरह से आप समझिए कि वो चीज़ों को मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम बोलना नहीं चाह रहे थे। एक्सेप्टेंस का बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी चीज़ पे सवाल जवाब या किसी बात पे अगर उनको बताएंगे कि हो सकता है इन फीचर को देखते हुए ऑटिज्म है, तो कभी कभी रिएक्शन भी मिलता है कि आप कैसे कर सकते हैं, आपके यहाँ हम इलाज नहीं कराएंगे, आपके यहाँ गलत किए हम आके। तो हम समझाते हैं कि देखिए सर या मैडम, ये चीज़ें हैं तो इसको थोड़ा मानना है, और इसके लिए आगे की प्रोसेस में आपको आगे बिगड़े नहीं। हाँ, कि जितना जल्दी अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे और मान लेंगे, इलाज शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है बहुत अच्छे क्योर हो जाए और जल्दी से बच्चा नॉर्मल भी हो जाएगा। तो माइल्ड मॉडरेट लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे अगर चैनल्स पे हम लोग देते रहते हैं, तो उसमें कि गर्दन दर्द के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, कमर दर्द के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, कंधे की अकड़न के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज है ना, तो ये सब चीज़ों को हम लोग उसमें डाल देते हैं। हल्का सा चलते चलते कि हाँ, इससे जैसे कि हम कभी कभी सुनते हैं कि पिलो अगर नहीं रखें तो सर्वाइकल, तो वो तो है कि अगर मोटा पिलो लेके यूज करते हैं, जिसमें बार बार नीचे की तरफ मतलब फ्लेक्स पोजीशन में स्पाइन रहता है मोटा पिलो से, तो वो डिस्क पे प्रेशर बढ़ा देता है। तो वैसी स्थिति में ना मांसपेशियों पे एक तरह से लोड और मतलब ज़्यादा हो जाता है, किसी पे कम मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि डिस्क पे प्रेशर आता है तो डिस्क बल्ज होना शुरू होता है, मोनार्क पे कम प्रेशर। तो तकिया अभी सर्वाइकल पिलो आ गया है, जो कि मतलब आपके जो गड्ढे वाली पार्ट है उसके रोल करके उसके नीचे उस सपोर्ट को रख लेते हैं, वो तौलियानुमा भी करके रख सकते हैं, या फिर सर्वाइकल पिलो जो कि इसको सपोर्ट करे। बस उतने ही मोटाई की जरूरत होती है। और बहुत मोटा घुटने के लिए सबसे पहले प्रिकॉशन लेना कि इंडियन स्टाइल टॉयलेट को जिसका अगर घुटना दर्द हो तो अवॉइड करना है, नहीं के बराबर करना है कुछ उस पर। और रेगुलर बेसिस पे अगर सीढ़ी चढ़ने वाली जगह पे जाना है तो कम से कम बार चढ़ाई हो सीढ़ी पे, ताकि उससे हो सकता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो जैसे प्रेशर बढ़ेगा जॉइंट पेन और आएगा, और धीरे धीरे पेन जो है सेंसेशन जो है शुरू हो जाएगा। तो
मतलब प्रिकॉशन यही है कि उनको चलना फिरना जो है वो लिमिटेड करना है, जी एक्सेसिव लोड नहीं देना है जॉइंट पे। और जो उसकी मांसपेशियां हैं, जी जैसे उसमें जो वीकनेस होती है, जो मेजर होती है मांसपेशी, उसमें वेस्टस मीडियालिस ओब्लिकस VMO बोलते हैं। तो वो चूंकि घुटने का एक ऐसा मांसपेशी है जो कि पूरे घुटने को समझिए कि नियंत्रित करके रखता है, उसकी स्पेसिफिक कसरतें है ना, जिसको कि तौलिया रख के घुटने के नीचे उसको दबा के प्रेशर देना। बट ये चीज़ें एक्सपर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ आप कर रहे हो और कुछ आपसे नुकसान हो जाए। इसीलिए मैं इन चीज़ों पे अभी बोलने में बहुत ज़्यादा हिचक रहा हूँ। ये सब जानकारियाँ तो हो गई हमारे बीच में, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ बैठ के एक अच्छा प्रोग्राम शेयर किए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार हमारे सेंटर पर भी आएँ और वहाँ आके इन चीज़ों को और अच्छे से इसकी जानकारी लें और लोगों तक पहुँचाएँ। और मैसेज भी है कि भाई अगर कोई हमारे साथ जुड़ के इलाज कराना या फिर कुछ अपना कंसल्टेंसी लेना चाहते हों तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सैटरडे के दिन, हर शनिवार के दिन हम लोग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक करते हैं। एक दिन पहले वो फ़ोन नंबर हमारा संस्थान का है, उस पर बोल के अपना एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा लें और वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके डॉक्टर के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हिमेंदु कुमार सिंह जी, जो रिहैब टच के को फाउंडर और निदेशक थे। आज इनसे हमने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। अगले सेगमेंट में हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।